गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर और उससे रिलीज होने वाले जूसेस के बारे में डिस्कस किया, क्या क्या एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस में होंगे। ठीक है, आज से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन का, कि हर एक पार्ट है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें कैसे डाइजेशन हो रहा है। सबसे पहले होगा डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, जो हमारी माउथ की कैविटी है उसमें जो डाइजेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। एज यू नो, माउथ में बक्कल कैविटी है, जो बक्कल कैविटी में सलाइवा रिलीज होता है। ठीक है, इस सलाइवा में क्या क्या है? म्यूसिन। म्यूसिन क्या है? एक वैक्सी सा, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस है। ठीक है, लाइसोजाइम, कुछ एंजाइम्स हैं। सेलेवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब म्यूसिन है जो, उसका काम होता है लुब्रिकेशन ऑफ फूड का। लुब्रिकेशन का मतलब क्या है? जो फूड है उसको ये थोड़ा सॉफ्टन कर देगा ताकि वो फूड जल्दी से नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन कर पाए। ठीक है, लुब्रिकेशन का मतलब क्या है? फूड को सॉफ्ट कर देगा ताकि उसका जो पाथवे है वो इजी हो पाए। लाइसोजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो फूड के साथ आए बैक्टीरिया को किल करेंगे। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब जो सलाइवरी अमाइलेज जिसकी पीएच 6.8 होती है, वो स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में तोड़ता है। डाइसैकेराइड का मतलब क्या है? स्टार्च देखो एक शुगर है ना, तो शुगर को हम सबसे पहले डाइसैकेराइड में तोड़ेंगे। डाइसैकेराइड का मतलब टू शुगर के मॉलिक्यूल्स, मतलब कि शुगर मतलब ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स बन गए, ये क्या है? डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो स्टार्च को सैलावरी अमाइलेज ने सबसे पहले किस में तोड़ा है? डाइसैकेराइड में। मतलब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अभी भी जुड़े हुए हैं, जब ये दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी अलग हो जाएंगे तब स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन होगा। ठीक है, बहुत सारी चेन बनी हुई थी ग्लूकोज की, तो इसको हमने क्या बोल दिया था? स्टार्च बोल दिया था। अब ये दो दो के ग्रुप में क्या हो गया? सेपरेट हो गया। मतलब कि क्या बन चुके हैं हमारे पास? डाइसैकेराइड्स बन चुके हैं। डाइसैकेराइड का मतलब शुगर के दो मॉलिक्यूल्स, और ये काम किसने किया है? सैलिवरी अमाइलेज ने किया है। सिर्फ 30% जो स्टार्च है वो ही डाइजेस्ट होती है बक्कल कैविटी में, बाकी 70% जो स्टार्च है उसका जो डाइजेशन है वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, अब बक्कल कैविटी के बाद फूड कहाँ आया था? फूड पाइप में। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, और उसके बाद स्टमक में आया था। स्टमक में क्या होता है? पीएच चेंज है। ठीक है, अब फूड के साथ क्या है? सैलिवरी अमाइलेज तो मिक्स हो चुका है, और वो फूड जिसके साथ सैलिवरी अमाइलेज मिक्स हो चुका था वो स्टमक में पहुंच गया, लेकिन स्टमक में एसिड रिलीज हो गया था। तो ये जो सैलिवरी अमाइलेज जो कि 6.8 पीएच पे काम कर रहा था, ये इतनी एसिडिक पीएच में काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, डीग्लूटेशन, जिसको हम स्वेलोइंग भी बोलते हैं, मतलब कि खाने को निगलना, इन्वॉल्व्स द पैसेज ऑफ फूड फूड जिसको हम बोलस बोल रहे हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी से जो फूड स्टमक में पहुंचा है फूड पाइप की हेल्प से वाया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और माइन्यूट रिलैक्सेशन है जो, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो बक्कल कैविटी से जो फूड आ रहा है स्टमक में, उस फूड का नाम क्या रख दिया गया? बोलस। बोलस क्या है? फॉर्म ऑफ फूड विच इज रिलीज्ड फ्रॉम बक्कल कैविटी इनटू द स्टमक। ठीक है, अब स्टमक में क्या होगा? स्टार्च का कोई भी डाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो सैलिवरी अमाइलेज है उसकी एक्टिविटी काम नहीं कर पाएगी, वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, अब स्टमक में पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये दो एंजाइम रिलीज हुए थे, हमने पढ़े थे। पेप्सिनोजन भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और प्रोरेनिन भी क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ठीक है, जहां पे भी आपको जन वर्ड दिखे या फिर प्रो वर्ड दिखे, वो क्या दिखा रहा है? कि ये एंजाइम्स अभी भी इनएक्टिव है। तो स्टमक से रिलीज होने वाले दोनों एंजाइम्स जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, इनको एक्टिव करने के लिए HCl रिलीज किया जाएगा। वो HCl इनको पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में तोड़ देता है। ठीक है,
प्रोटीन की सबसे छोटी फॉर्म तो होती है अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड में टूट जाएंगे तो मतलब कंप्लीट डाइजेशन हो गया प्रोटीन का। लेकिन वो कंप्लीट डाइजेशन की साइट क्या है, जगह क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक में अभी प्रोटीन सिर्फ पेप्टोन्स और प्रोटीजेज में टूटे हैं, इसके बाद आगे इनका ब्रेकडाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब स्टमक में प्रोटीन्स थे जो वो टूट चुके हैं, ठीक है, पेप्टोन्स में और प्रोटीजेज में। उसके बाद जो रेनिन एंजाइम था वो सिर्फ मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन केसिन का डाइजेशन करेगा। रेनिन सिर्फ मिल्क के प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, बाकी किसी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन को लीवर से क्या मिला, बाइल जूस मिला। बाइल जूस है जो वो क्या करता है, फैट का डाइजेशन करेगा। हम जो फैट खा रहे हैं वो किस फॉर्म में खा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में खा रहे हैं, जिसमें 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं एक सिंगल ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, क्या बताया गया है, जो फैट है जो हम खा रहे हैं वो किसकी फॉर्म में खा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में खा रहे हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या है, एक फैट का मॉलिक्यूल है जो वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक है, लास्ट ईयर आपने जो सोप एक्शन है उसमें पढ़ा होगा कि ग्लिसरॉल का हेड होता है और फैटी एसिड की ये चेन्स होती हैं। ठीक है, ये ग्लिसरॉल का हेड और फैटी एसिड की चेन, ये क्या बन गया, एक फैट का मॉलिक्यूल बन गया। अब जब फैट को तोड़ोगे तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ोगे ना, ये फैटी एसिड की चेन अलग हो जाएंगे और ग्लिसरॉल का हेड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जो बाइल जूस था वो क्या कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स को इमल्सिफाइड कर रहा है। इमल्सिफाइड करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो फैट हमने इतनी कॉम्प्लेक्स फैट खाई थी वो थोड़ी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाएगी ताकि इसका फर्दर क्या हो सके, डाइजेशन हो सके। तो बाइल जूस क्या कर रहा है, फैट को इमल्सिफाइड कर रहा है ताकि इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे ब्रेकडाउन हो सके। जब तक फैट इमल्सिफाइड नहीं होगी वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन नहीं हो सकती। तो फैट के ऊपर बाइल जूस का एक्शन हुआ और वो कैसी बन गई, इमल्सिफाइड बन गई। ठीक है, अब फैट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं हुआ था क्योंकि बक्कल कैविटी में कोई भी लाइपेज एंजाइम नहीं था। स्टमक में थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज था, लेकिन गैस्ट्रिक लाइपेज इतना स्ट्रोंग नहीं है कि वो फैट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर पाए। दूसरा, जो फैट थी स्टमक में वो इमल्सिफाइड नहीं थी। जब तक फैट इमल्सिफाइड नहीं होगी तब तक उसके ऊपर जो लाइपेज एंजाइम है जो कि फैट का ब्रेक डाउन करता है वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके बाद ये बाइल जूस जिसने इस फैट के ऊपर एक्शन कर दिया है, इसके ऊपर पेनक्रियास से जो जूस रिलीज हुआ था, पेनक्रिएटिक लाइपेज, लाइपेज वर्ड कहीं भी पढ़ रहे हैं, ये वो एंजाइम है जो कि फैट को डाइजेशन करेगा, ये उसको तोड़ देगा। अब इमल्सिफाइड फैट के ऊपर कौन एक्ट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट पेनक्रिएटिक लाइपेज। पेनक्रिएटिक लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे आया, पेनक्रियाज की एक ट्यूब थी जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रही थी, तो वहां से ही पेनक्रिएटिक लाइपेज आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट को जो कि बाइल जूस के एक्शन से बनी थी उसको डाइग्लिसराइड में तोड़ेगा। जैसे वहां पे भी हमने पढ़ा था ना, डाइसैकेराइड्स बनेंगे। डाइसैकेराइड का मतलब 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स। अब फैट कैसे बनी थी, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में थी ना, ट्राइग्लिसराइड थी। अब ट्राइग्लिसराइड से क्या बन जाएगी, फैट एक्शन किया गया डाइग्लिसराइड, और डाई से क्या बन जाएगी, मोनो। मोनो मीन सिंगल, तो सिंगल ग्लिसराइड बच गया, तो इसका मतलब क्या है, फैट डाइजेस्ट हो चुकी है। सीधा ही फैट को मोनोग्लिसराइड की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, पहले उसको डाइग्लिसराइड की फॉर्म में करेंगे फिर मोनोग्लिसराइड की फॉर्म में। ऐसे ही जो स्टार्च थी उसको पहले डाइसैकेराइड की फॉर्म में फिर मोनोसैकेराइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मोनो का मतलब सिंगल, डाई मीन्स 2। अब जो न्यूक्लिक एसिड थे, डीएनए और आरएनए थे, इनको भी ब्रेक किया जाएगा पेनक्रिएटिक न्यूक्लियेजेस। पेनक्रिएटिक न्यूक्लियेज एंजाइम है जो वो उनको ब्रेक डाउन कर देगा। कैसे ब्रेक डाउन करेगा, जो हमारे डीएनए और आरएनए है
डीएनए की बात कर रहे हैं, वो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनता है। किससे बना है? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। जैसे प्रोटीन चेन ऑफ अमीनो एसिड से बनते हैं, और जो फैट थी वो चेन ऑफ शुगर से मिलके बनी थी, सॉरी ये जो स्टार्च थी वो चेन ऑफ शुगर से मिलके बनी थी। ऐसे जो डीएनए है वो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें आती हैं। एक तो आएगा शुगर का मॉलिक्यूल, एक आएंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, और एक होगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इन 3 चीज से मिलके क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो डीएनए का मॉलिक्यूल या फिर आरएनए का मॉलिक्यूल बन जाता है। इसके बारे में आगे डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर्स में। अभी के लिए इतना याद रखेंगे आप कि डीएनए कैसे बना है? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड को बनाना है तो 3 चीजें चाहिए, शुगर चाहिए, नाइट्रोजन बेस चाहिए। नाइट्रोजन बेस का मतलब क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और चाहिए हमें फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ दिया जाए तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जब ये तीनों चीजें जोड़ दी जाए, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड खाया आपने, उसको सबसे पहले किस में तोड़ोगे? न्यूक्लियोटाइड में। 3 चीजों में तोड़ दिया, ये बहुत सारे थे, इनको अलग अलग कर दिया, सारे न्यूक्लियोटाइड अलग हो गए। अब न्यूक्लियोटाइड अलग होने के बाद क्या करोगे? उसको न्यूक्लियोसाइड में तोड़ोगे, मतलब कि उसका फॉस्फेट ग्रुप भी क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा गया, न्यूक्लिक एसिड थे जो डीएनए और आरएनए थे, उनको पहले न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? ये सारी चेन जो बनी थी ना, इसको अलग अलग कर दिया जाएगा। और एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट होता है। फिर इस न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में तोड़ेंगे। न्यूक्लियोसाइड में तोड़ने का मतलब क्या है? इससे फॉस्फेट ग्रुप को कट कर दो। तो इसका मतलब यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा किसका? जो भी न्यूक्लिक एसिड हमने खाए थे उसका, ठीक है। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे।